हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बार एमसीक्यू करेंगे अपने भीम बैच के अंतर्गत। चैप्टर नया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पौधों में वृद्धि और परिवर्धन। ये चैप्टर भी फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीधा सीधा चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा इसमें। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के, आज की बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है डेवलपमेंट इज ग्रोथ डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ माइनस डिफरेंशिएशन। परिवर्धन क्या है? देखिए, परिवर्धन का मतलब यहां पर होता है बेटा अवस्था परिवर्तन, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना। अभी अवस्थाएं क्या है? जैसे बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्ट, फिर यंग, फिर ओल्ड। और यह सब किसके परिणाम स्वरूप होता है? वृद्धि के। तो डेवलपमेंट में सदैव बच्चों ग्रोथ और परिवर्धन दोनों सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग इज आर, सजीवों में होने वाली वृद्धि है। इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय, इंक्रीज इन साइज, परिमाप में बढ़ना, इंक्रीज इन वेट, वजन में बढ़ना, या इनमें से सभी। देखिए, वृद्धि का मतलब क्या है? आंसर लगाते जाइए, आंसर लगाते जाइए आप लोग। वृद्धि का मतलब है ग्रोथ, किसी चीज का आकार में बढ़ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। इंक्रीज इन वेट, अब आकार और परिमाप बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तीसरी बात यानी पहली, इरिवर्सिबल, कोई भी सजीव जब बड़ा हो जाता है तो क्या छोटा हो पाएगा? आप इतने बड़े बड़े हो गए, अब हम चाहें दोबारा से बच्चों की तरह आपको छोटा करके गोद में खिलाएं, पॉसिबल है? नहीं ना। क्योंकि सजीवों में होने वाली वृद्धि हमेशा अपरिवर्तनीय है। तो बेटा तीनों आंसर इसके ऊपर वाले सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। ग्रोथ, जो सजीवों में ग्रोथ होती है वो अपरिवर्तनीय है, इसमें परिमाप बढ़ता है, हमेशा वेट भी बढ़ता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबोया जाए और पानी में डुबोने के बाद वो फूल जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बट नॉट ग्रोथ, नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बेटा, कभी भी इसे ग्रोथ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? यह एक्सटेंसिव ग्रोथ होगी।
इसको इम्बाइबिएशन, अधिशोषण कहा जा सकता है, लेकिन कभी भी इसे वृद्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सजीवों में होने वाली वृद्धि हमेशा आंतरिक वृद्धि होती है। कोशिकाएं बढ़ती हैं, सेल डिवीजन का परिणाम वृद्धि है। यहां पर सेल डिवीजन नहीं हुआ है, आकार जरूर बढ़ गया है। क्लियर हुआ? सजीवों की ग्रोथ वृद्धि जो होती है वो कोशिका विभाजन का परिणाम होती है। बात करें अगर हम लोग चौथे क्वेश्चन की, पादप वृद्धि है, प्लांट ग्रोथ, for a limited time in life, for a very long time in life, for very short time in life, for unlimited time throughout life। एनसीईआरटी की लाइन है। पौधों में होने वाली वृद्धि हमेशा कैसी होती? अनलिमिटेड होती है। जबकि सजीवों में नहीं, पौधों में, जबकि जीवों में होने वाली वृद्धि एक सर्टेन लाइफ तक होती है। एक निश्चित उम्र के बाद जंतुओं में वृद्धि बंद हो जाती है, जबकि पौधों में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है द गिवन फिगर शो, इसमें एक बीज दिखाया गया, ये जर्मिनेशन है, यहां पर ये जुवेनाइलिटी, और धीरे धीरे ये प्लांट वयस्क हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इसमें जर्मिनेशन हो रहा है। फिर क्या देख रहे हैं? ये अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है। यानी दिया गया चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? बीज अंकुरण और साथ में परिवर्धन यानी डेवलपमेंट। आंसर क्या आएगा इसका बेटा? इसका आंसर आएगा ए, जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट इन बीन। द्विबीजपत्री है, पत्तियां देखिए, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। पौधों में होने वाली वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। किसके कारण? द्विबीजोत्की ऊतकों के कारण, मृदुत्की ऊतकों के कारण, या बाह्यत्वची ऊतकों के कारण, या इनमें से एक से अधिक। आंसर सही है। सही आंसर है द्विबीजोत्की ऊतकों के कारण। लगातार ऐसी कोशिकाओं के समूह जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं के समूह को द्विबीजोत्की ऊतक कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम्स। और तीनों प्रकार के मेरिस्टेम्स में लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता है, और अगर कोशिका का विभाजन होगा तो इसका परिणाम वृद्धि होगा। आंसर क्या रहेगा इसका? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ डस अकर इन all angiosperm, no gymnosperm, some angiosperm and
सम एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, नो एंजियोस्पर्म एंड ओनली जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म एंड ऑल जिम्नोस्पर्म। बताना क्या है, इनमें से कौन सा आंसर सही है, किस बात के लिए कि द्वितीयक वृद्धि किस में पाई जाती है, इस बात के लिए। बेटा इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन लिखे हैं इसके मुताबिक इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। लगभग सभी एंजियोस्पर्म और सभी जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, में भी एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सभी द्वितीयक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। Secondary growth does not means increase in length of plant, increase in width of plant, increase in diameter in plant, both A and C। द्वितीयक वृद्धि का मतलब है लंबाई में बढ़ना, मोटाई में बढ़ना, चौड़ाई में बढ़ना, बोथ ए एंड सी। अब इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा बी। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया मैंने, दोबारा से भूल सुधार। वो कह रहा है डस नॉट मीन्स, मैंने बताया मीन्स। जब भी कोई प्लांट इस तरीके से लंबाई में वृद्धि करता है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जब कोई पौधा चौड़ाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो यहां पर जो लिखा था डस नॉट मीन्स, देखो मैं भी धोखा खा गया, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखें। तो जब पौधा लंबाई में वृद्धि करेगा तो डस नॉट मीन्स होगा कि द्वितीयक वृद्धि का मतलब नहीं है लंबाई में बढ़ना, बाकी चौड़ाई में बढ़ना, मोटाई में बढ़ना क्या है, द्वितीयक वृद्धि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग मेजर्स इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जाइवेट, सेल नंबर, बोथ बी एंड सी। वृद्धि को किस मात्रक के द्वारा मापा जा सकता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, ग्रोथ इज मेजरेबल, यस है, ग्रोथ नापी जा सकती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं। जैसे किसी फल का है तो उसका आयतन निकाला जाएगा, किसी टहनी का है तो शुष्क भार के आधार पर, जाइवेट के आधार पर, किसी मोनोसेलुलर में हो रही तो सेल के नंबर के आधार पर। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? आंसर क्या आएगा इसका, बोथ बी एंड सी। कि जाइवेट और सेल के नंबर के आधार पर हम वृद्धि को नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मैच द कॉलम इन रिस्पेक्ट विद द मेजरमेंट ग्रोथ, वृद्धि के मापन के आधार पर सही सुमेलित करें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं।
चलो बेटा फिर मैच करते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले कहां से मैच करना शुरू करो, सबसे आसान वाला। देखो पोलन ट्यूब या पराग नलिका को हमेशा लंबाई में नापा जाता है, तो सी का आ जाएगा पहला। तो सी का पहला तो 3 में दे रखा है, 1 2 3, चौथा हट गया। फिर दूसरा देखो डेवलपमेंट ऑफ लीफ, हमेशा पत्ती चपटी होती तो उसका हमेशा सरफेस एरिया नापा जाता है, ऐसे ये नापा जाएगा पूरा सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? तो डी का सेकंड किसमें आ रहा, डी का सेकंड 2 में आ गया, अब डी हट गया, एक और मैच कराएगा। इसका मतलब वाटरमेलन को अगर मैच करें तो सेल का साइज बढ़ता है पानी बढ़ने से। अब क्लियर हो गया। बी का डी का चौथा, तो सही आंसर इसका क्या आने वाला है, ये आएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, हाँ ये गड़बड़ है, एक मिनट बच्चों। देखो ए का क्या आएगा, तीसरा, फिर बी का आएगा चौथा, सी का आएगा पहला और डी का आएगा सेकंड। क्लियर हुआ? मैचिंग में थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसलिए एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए। द 3 फेज ऑफ ग्रोथ इन करेक्ट ऑर्डर, ग्रोथ को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे ये एक रूट बनी हुई ऐसे, सबसे नीचे वाला ये हिस्सा जो है यह है मेरिस्टेमेटिक, इसके ऊपर का जोन जो है यह है एलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। और थर्ड जो है ये है मैचुरेशन जोन, परिपक्वन प्रवस्था। अब तो यार आसान हो गया, आंसर दीजिए। मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और फिर मैचुरेशन जोन, ये सही ऑर्डर होगा इसका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। Cell in meristematic phase of growth have small nuclei, have low plasmodesmatal connection, have thick cell wall, are rich in protoplasm. विभाजित होने वाली कोशिकाओं के कैरेक्टर ये लिखे हुए हैं, और विभाजित होने वाली जो कोई भी सेल होती वो इस तरीके से होती है, ऐसे। क्या कैरेक्टर है, थिन सेल वॉल, क्योंकि इसमें प्राइमरी वॉल पाई जाती, और थिक सेल वॉल का मतलब सेकेंडरी वॉल हो गई जब मैच्योर हो जाएगी तो, और मैच्योर सेल कभी विभाजित नहीं होती। दूसरा रिच इन प्रोटोप्लाज्म,
लार्ज न्यूक्लियस और अगर दूसरी सेल के साथ जुड़ी है तो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन लो नहीं होते, हाई होते हैं, ताकि कोशिकाओं से आसपास ये पर्याप्त मात्रा में संबंध बना सके। तो ये वाली बात गलत हो गई। यहां पर लार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ज्यादा होने चाहिए, थिक वॉल की जगह थिन होना चाहिए, और रिच इन प्रोटोप्लाज्म एक ही मिल रहा है केवल कैरेक्टर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। सही आंसर डी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसी कोशिका में अचानक से रिक्तिका का बनना किसका लक्षण है? देखो, अगर सेल लगातार विभाजित हो रही है ऐसे, तो इसमें वैक्यूल नहीं बनेगी, क्योंकि डेंस प्रोटोप्लाज्म अभी आपने लिखा, तो मेरिस्टेम्स फेस नहीं होगा, मैचुरेशन फेस भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेल अपना साइज चेंज नहीं करती। और अगर किसी सेल के अंदर वैक्यूल बनेगी तो सेल का साइज बढ़ेगा। इसका सही आंसर एलोंगेशन फेस, क्योंकि वैक्यूलाइजेशन की वजह से ही सेल एलोंगेट होती है। दीर्घीकरण अवस्था तभी आएगी जब उसमें रिक्तिका बनेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। थिकेस्ट सेल वॉल प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक फेस, मैचुरेशन फेस, एलोंगेशन फेस, बोथ बी एंड सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि मेरिस्टेम्स में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति हमेशा थिन होती है। एलोंगेशन फेस में भी कोशिका चूंकि बढ़ रही होती है, तो यहां भी सेल वॉल हमेशा थिन होगी, पतली होगी। ठीक कहां होगी? आंसर दो, मैचुरेशन फेस में। क्लियर हो गई बात? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। किसी एकांक समय में नापी गई वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? वृद्धि दर कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट। एक निश्चित समय अंतराल में किसी पौधे या जंतु में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन ये सामने आपके दिया जा रहा है। ये डायग्राम बुक में भी बना हुआ है। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ध्यान दें। इस चित्र को पहचानना और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फिगर शो जियोमेट्रिक ग्रोथ विद फार्मूला LT बराबर L0 प्लस RT। गलत हो गया, क्योंकि इसका जियोमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला ये नहीं होता कभी भी। जियोमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला होता है W1 बराबर W0 ERT। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर सी की बात करें तो फिगर शो अर्थमेटिक ग्रोथ, अंक गणती वृद्धि है। क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक सेल बटी, इससे 2 सेल बन गई, तो इसमें एक परमानेंट हो गई, एक मेरिस्टेम्स रही, फिर मेरिस्टेम सेल आगे चल के फिर बढ़ी, एक ही सेल बन रही है, 2 परमानेंट हो गई। और ये हमेशा कौन सी ग्रोथ है? अर्थमेटिक ग्रोथ है। और अर्थमेटिक ग्रोथ का फार्मूला होता है LT बराबर L0 प्लस RT। आंसर क्या आएगा इसका? सी। दिया गया चित्र अंकगणितीय ग्रोथ वृद्धि का है, जिसे हम निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, LT बराबर L0 प्लस RT। क्लियर हो गई बात?
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, वेरी गुड, पैरेलल क्वेश्चन लगा है तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब ये वाला तो भाई आप करो, बहुत आसान लगेगा। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन फिगर, दिए गए चित्र को पहचानिए। फिगर शो जियोमेट्रिक ग्रोथ, सही है, जियोमेट्रिक है, क्योंकि 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है, बिल्कुल सही है। जियोमेट्रिक ग्रोथ विद फार्मूला LT बराबर L0 प्लस RT, इसकी बेटा ये बात गलत हो गई, ये इसका फार्मूला नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिगर शो जियोमेट्रिक ग्रोथ विद फार्मूला W1 W0 ERT, मेरे हिसाब से तो यही सही होना चाहिए। अब आपका हिसाब बताओ, जब हम दोनों का हिसाब सही होगा ना तभी सही माना जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है और इसे हम W1 बराबर 0 ERT से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, ये भी NCERT का फिगर है, देख लीजिए आप। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर ऑफ स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। भ्रूणी विकास की या परिवर्धन की प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। यह अर्थमेटिक ग्रोथ फेस है, यह जियोमेट्रिक ग्रोथ फेस है, यह अर्थमेटिक ग्रोथ फेस है। 2 बार लिखिए, इस जियोमेट्रिक ग्रोथ फेस है, दोनों ऑप्शन 2 बार लिखे, कोई बात नहीं, आप अपना चुनिए, आप अपना चुनिए। इस जियोमेट्रिक ग्रोथ फेस बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। चलो अब इसकी सही बात कर लें, आंसर पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। तुम ये भी नहीं जान पाए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहां पर देखो 1 और 2 और 3 ये प्रावस्थाएं बनी हुई हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इनमें से पहचानना है आपको। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ग्रोथ फेस, तो फर्स्ट को देख करके आप बता ही नहीं सकते हो कि अर्थमेटिक है या जियोमेट्रिक, चूंकि कोई भी ग्रोथ हो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। सेकंड की अगर बात करें तो 4 से फिर 8 हो गई, यह जियोमेट्रिक ग्रोथ है। तो फर्स्ट ना तो अर्थमेटिक ग्रोथ था ना जियोमेट्रिक ग्रोथ था। सेकंड जो है अर्थमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि यहां सेल डबल हुई है, और जहां मदर सेल जस्ट डबल हो जाए वो हमेशा जियोमेट्रिक फेस होता है। अब बेटा लगा सही आंसर इसका कि सेकंड फेस जो इसका है वो जियोमेट्रिक फेस है। थर्ड फिर कुछ नहीं, थर्ड का ऑप्शन ही नहीं इसमें। होश में खेलो, जोश में नहीं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन फॉर साइज और वेट ऑफ ऑर्गन असाइनमेंट असाइन्ड। अगेंस्ट टाइम, choose the correct set of option for size or weight of organ against time। W1 बराबर W0 ERT, LT बराबर L0 प्लस RT, लीनियर ग्रोथ कर्व, सिग्माइड ग्रोथ कर्व, अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्वेश्चन समझ पाए? बोलो क्या कह रहा है। साइज और वेट ऑफ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जो होता है वो हमेशा टाइम के अगेंस्ट जियोमेट्रिक ग्रोथ को प्रदर्शित करेगा। तो पहला सही हो गया।
फिर इसके बाद सिग्मॉइड कर्व बनेगा जियोमेट्रिक ग्रोथ में, और इसके बाद फाइनली ये है क्या, जियोमेट्रिक ग्रोथ है। अब देखो इसमें पहला, चौथा और पांचवा, छठवां आंसर क्या आएगा बेटा इसका, सी। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, द थ्री फेसेस ऑफ सिग्मॉइड ग्रोथ अकर इन ऑर्डर आर। ये एक सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है ऐसे, तीन फेस हैं, एक ये जिसमें ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, दूसरा ये जहां ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है, स्लो, रैपिड, और यहां तक आते आते ग्रोथ कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। हमेशा जब स्लो होगा तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसे हम कहते हैं लैग फेस, इसे कहते हैं लॉग फेस, और इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेस। सही आंसर क्या है, लैग, लॉग, स्टेशनरी फेस, सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फार्मूला W1 बराबर W0 ERT R इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसमें आर क्या है ये पूछ रहा है, इफिशियंसी इंडेक्स, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ये सभी होंगे। बात करते हैं एक बार फिर से एनसीईआरटी के एक चित्र की, चूज द करेक्ट ऑप्शन, या एब्सोल्यूट ग्रोथ के लिए एक डायग्राम बना है, इसमें फिगर ए और फिगर बी ये दिखाया गया है। अब ऑप्शन पढ़िए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, absolute growth rate of B is more than that of A, relative growth rate of A is more than that of B, relative growth rate of B is more than that of A। ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट ग्रोथ का है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताओ जरा क्या आना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से लगाओ भाई। लगा लिया, इसका सही आंसर आएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। क्यों आएगा ये देखिए, यहां पर 5 cm, यहां पर 10 cm, यहां पर कितना है 50, यहां पर 55, तो वास्तविक ग्रोथ किसमें ज्यादा हुई, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास इसी चैप्टर के नए एमसीक्यू के साथ। बाय बाय।